आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem. क्या दिया है? A circuit containing 80 million inductor, 80 million Henry inductor and 60 microfarad capacitor connected in series with a voltage supplied to 30 volt and 50 hertz. So हमें ये ध्यान देना है कि ये वोल्टेज RMS होगा और ये फ्रिक्वेंसी जो कांस्टेंट वैल्यू इंडिया में यूज होती है डेट इज द 50 हर्ट्ज। सर्किट में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेना है तो आर की वैल्यू हम जीरो कंसीडर करेंगे। हमें निकालना है करंट का एम्पलीट्यूड और आरएमएस वैल्यू। वोल्टेज की भी हमें दोनों एलिमेंट के क्रॉस मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। पावर अब्जॉर्ब इंडक्टर, पावर अब्जॉर्ब इन कैपेसिटर एंड टोटल पावर अब्जॉर्ब इन सर्किट। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या कंसेप्ट यूज होगा, क्या अप्रोच रखनी है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे। अगर हम बात करते हैं यार कि यार इस क्वेश्चन में दो ही एलिमेंट हैं, एक तो है मेरे पास कैपेसिटर, दूसरा है इंडक्टर। दोनों को सीरीज में अगर हम ऐड करें तो जो इसका सिंपल सर्किट डायग्राम बनने वाला है वो कुछ इस मैनर में बनने वाला है। अगर हम बात करें कि दिस इज द एसी वोल्टेज सप्लाई एंड दिस सप्लाई सम करेंट, दिस इज द कैपेसिटेंस एंड दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ सर्किट। बिकॉज ऑफ द AC voltage, this supplies some current, so some voltage is generated across the capacitor, that is the VC, and another voltage generated across the inductor, that is the VL। ये हमें बेसिक से सर्किट डायग्राम से हमें इतना आइडिया हो गया। अगर हम बात करते हैं कि यार क्वेश्चन में हमें दे के क्या रखा है, अगर हम गिवन डेट की बात करें तो क्वेश्चन में हमें अगर हम बात करें दे के रखा है इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू दे के रखी है 80 मिलियन। तो इंडक्टेंस की वैल्यू हम ले सकते हैं कि यार 80 इंटू डेट इज द 10⁻³ हेनरी। इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटेंस देखें तो हमें 60 माइक्रो फैरेड दे के रखा है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं डेट इज द नथिंग बट 60 इंटू 10⁻6 फैरेड। VRMS की वैल्यू जो हमें दे के रखी है कि यार सर्किट का जो भी AC सप्लाई का वोल्टेज है अगर वो कुछ ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट RMS वैल्यू होता है, डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज द 230 वोल्ट। और RMS वैल्यू दी है तो कहीं ना कहीं अगर मुझसे कोई पीक वैल्यू पूछे, वी नॉट पूछे, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वी नो डेट की यार RMS वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन √2, तो वी नॉट को हम लिख सकते हैं डेट इज द √2 टाइम्स 230 वोल्ट। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दे के रखी है 50 हर्ट्ज और कोई हमसे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछ ले जो कि हो सकता है कि आगे यूज हो, डेट इज द 2πf, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज द रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से अगर हम इस सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएं, क्या बनाएं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएं, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल का मतलब होता है कि नेट रेजिस्टेंस या नेट रिएक्टेंस ट्रायंगल क्या होने वाला है। अगर हम बात करें कि सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दें तो हम बोलें कि अगर हम बेस में रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं और रेजिस्टेंस से फेस से हमें पता है कि जिधर रेजिस्टेंस होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में उधर ही करंट होता है, और जो हमारा इंडक्टर होता है वो रेजिस्टेंस से फेज में 90 डिग्री आगे होता है। ये बात हमें पहले से पता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करें, इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करें, तो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे अगर करंट या रेजिस्टेंस से जो 90 डिग्री आता है आगे होता है फेज में लीड करता है, डेट इज द इंडक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे इंडक्टर का इंडक्टेंस होगा XL। और हमें पता है कि करंट 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से, तो इस तरीके से अगर मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो कैपेसिटर का हो जाएगा कैपेसिटिव इंडक्टेंस XC। वोल्टेज के क्रॉस ही हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रा किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोल के रखा है कि सर्किट का रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करना है नियर अबाउट, तो सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस होगा जिसको कि हम इम्पीडेंस बोलते हैं, डेट जेड मीन्स इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस क्या होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि एक्सएल और एक्ससी के मैग्नीट्यूड में कौन ज़्यादा है, तो डेट इज रिटेन एज XC माइनस XL। इस तरीके से हम इस सर्किट का जो नेट डायग्राम बनाने वाले हैं
नेट फेजर डायग्राम इम्पीडेंस ट्रायंगल का वो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डेट इज XC माइनस XL। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि ये हमारा हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट इम्पीडेंस। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा XC और XL वैल्यू। तो अगर हम बात करें तो XC क्या होता है, डेट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज XC? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड डेट इज गिवन एट 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू हमें पहले से पता है, डेट इज द 2π×50। और अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमें दे के रखी है 60 × 10⁻⁶ फैरेड। जैसे इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलने वाली है XC की, डेट इज द 53.08। और यूनिट क्योंकि रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस की नेचर का होता है तो ओम। इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर के इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करें, डेट इज डिफाइंड एट ω/L, और ओमेगा की वैल्यू इज द 2π×50, और इंडक्टेंस की वैल्यू हमें दिया है, डेट इज द 80 × 10⁻³ हेनरी। यहाँ से इस वैल्यू को जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू पता चलने वाली है, डेट इज द 25 × 1 ओम। क्योंकि देख से इक्वेशन XC और XL की अगर हम देखें तो हमें पता है कि XC का मैग्नीट्यूड XL से ग्रेटर है। इट मीन्स जो इम्पिडेंस आने वाला है, डेट इज द XC माइनस XL, क्योंकि फेज में दोनों अपोजिट हैं तो वेक्टर के तरीके से हम इनका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डेट इज नथिंग बट 53.08 माइनस 25.12। और जैसे ही हम इसको कैलकुलेट किए तो यहाँ से हमें नेट वैल्यू आने वाली है, डेट इज द 27.9 ओम। यहाँ से हमें नेट इम्पिडेंस की वैल्यू पता चल गई। और जैसे ही हमें इम्पिडेंस की वैल्यू पता चल गई तो हमें एक बात पूरी तरीके से आती है यार कि हम सर्किट में करंट बता सकते हैं। तो करंट हम क्या लिखेंगे, करंट हम लिख देंगे कि यार सर्किट का वोल्टेज अपॉन जेड। अभी हमें वोल्टेज की वैल्यू भी पता है, जेड की वैल्यू भी पता है, तो इस बेसिस पे अगर हमें करंट की कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो हम बोलेंगे यार वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन जेड लिख देंगे। और अगर हम बात करें कि करंट की पी क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डेट इज द √2 VRMS, तो 1.414, एंड डेट इज द 230। जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट ही कर ली 27.9, और यहाँ से जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डेट इज द 11.63 एम्पियर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। और पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हमारे पास करंट की RMS वैल्यू भी आ चुकी है, बिकॉज RMS वैल्यू क्या होगी, डेट इज द पीक वैल्यू बाई √2। इट मीन्स 11.63 अपॉन √2 करते ही हमें अपने करंट की RMS वैल्यू पता चल गई, डेट इज द 8.24 एम्पियर। ध्यान देने बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर कोई भी ऐसी की प्रॉब्लम हो सकता है कि 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर यही होगा। अगर हम पार्ट बी की बात करें, अभी तक तो हमारा ये पार्ट ए चल रहा था जो हमने करंट के लिए कैलकुलेट किया। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि हर एलिमेंट के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये हमारा एलिमेंट है कैपेसिटेंस और इसके क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है VC, तो VC को लिखने का तरीका होगा डेट I × XC। और I की वैल्यू अगर हम बात करें तो I की वैल्यू हमें पता है, XC की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम VC की वैल्यू बता सकते हैं और I की वैल्यू RMS रखनी पड़ेगी, तो 8.24, और XC की वैल्यू हमने निकाल के पहले से ही रखी है, डेट इज नथिंग बट 53.08। तो यहाँ से हमें पता चलने वाली है VC की वैल्यू, और VC की वैल्यू यहाँ से आ रही है, डेट इज द 436.8 वोल्टेज। यहाँ से हमें VC की भी वैल्यू पता चल गई कि भाई कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट होने वाला है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें कि अगर हमें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज पता करना है, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज भी हम बड़े आराम से बताएंगे, डेट इज द VL इज डिफाइंड एट द I × XL। I इज आल्सो कैलकुलेटेड, डेट इज द 8.24। और अगर XL की वैल्यू की हम बात करें तो XL की वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेट इज द 25.12। यहाँ से हमें ये वैल्यू आने वाली है, डेट इज द 20। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपली ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली है, डेट इज द 2206। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, डेट इज द कमिंग आउट इज द 206
0.74 और यूनिट क्या होगी जो वोल्टेज की होती है, डेट इज द वोल्ट। इस तरीके से हम दोनों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज भी निकाल लिए। कंसेप्ट बस इतना ही था। अगर हम अब बात करें सी पोर्शन की, तो क्वेश्चन में सी पोर्शन में हमसे ये पूछा गया है कि हर एलिमेंट के क्रॉस पावर बताना है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के अगर हम कंसेप्ट की बात करें कि हमें पता है कि हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, और अल्टरनेटिंग करंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अल्टरनेटिंग करंट साइनोसोडल वेव को फॉलो करती है। और अगर अल्टरनेटिंग करंट साइनोसोडल वेव को फॉलो कर रही है तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि यार किसी भी एलिमेंट की अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो जीरो आ जाती है। और वो क्यों होता है वो एक हम लॉजिक से समझ सकते हैं। सिंपली अगर हम देखें कि एक लॉजिक क्या होता है, हम क्या यार साइनोसोडल वेव का मतलब या तो साइन होगा या कॉस होगा। अगर हम एक साइकिल की बात करते हैं तो ये हमें पता है कि एक साइकिल का मतलब साइन का वेव है, तो ये जीरो होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, डेट द कंप्लीट वन साइकिल। तो कंप्लीट वन साइकिल में अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो ग्राफ हमारा जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो जितना एरिया पॉजिटिव रीजन में कवर होगा उतना ही एरिया नेगेटिव रीजन में कवर होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर सपोज ये मेरे करंट का ग्राफ होता तो यहाँ पे करंट की एवरेज वैल्यू क्या बोलते, तो करंट की एवरेज वैल्यू जीरो बोलते फॉर वन साइकिल। फॉर वन साइकिल ये बात ध्यान रखनी है कि वन साइकिल के लिए जीरो होगी, हाफ साइकिल के लिए जीरो नहीं होगी। और हमें पता है कि यार अगर हमें पावर लिखना है, कोई भी पावर लिखना है, चाहे कैपेसिटर के क्रॉस चाहे इंडक्टर के क्रॉस, तो पावर का एक ही फार्मूला होता है, बेसिक V इंटू आई। एवरेज पावर लिखना है तो करंट की एवरेज वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और करंट की एवरेज वैल्यू लिखते ही मेरी पावर कैपेसिटर के क्रॉस भी जीरो आएगी, मेरी पावर इंडक्टर के क्रॉस भी जीरो आएगी, और अगर हम टोटल पावर की बात करेंगे वो भी जीरो आएगी। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है एवरेज करंट की वैल्यू का जीरो होना, जो कि हमने समझा दिया बिकॉज ऑफ द साइनोसोडल वेव। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।